कई बार मासूम और मुस्कुराते चेहरों के पीछे ऐसे हैवान छुपे होते हैं जिनकी सच्चाई जानकर इंसान का दिल दहल जाता है। ये चेहरे बाहर से भले ही भोलापन और मासूमियत का मुखौटा ओढ़े हो, लेकिन उनके भीतर ऐसी वहशियत और दरिंदगी भरी होती है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। समाज में ये शराफत और अच्छाई की आड़ में अपने नापाक इरादों को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन जब इनका असली चेहरा बेनकाब होता है तो इंसानियत भी शर्म से सिर झुका लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ 1970 के दशक में, जब डीन कार्ल नामक एक व्यक्ति का नाम अचानक अखबार की सुर्खियों में आया। लोग उसे सीरियल किलर कहकर बुलाने लगे क्योंकि उनका दावा था कि कार्ल शरीफ चेहरों के पीछे छुपा वह शैतान था जिसने अपनी हवस और मानसिक खुशी के लिए 3 साल के भीतर 28 से भी ज्यादा लड़कों को प्रताड़ित करके मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वह मासूम चेहरा हमेशा से इस कदर की दरिंदगी से भरा हुआ था? क्या उसकी आत्मा पहले से ही अंधकार में डूबी हुई थी, या फिर उसके जीवन के किसी दर्दनाक अनुभव, घावों और कठिनाइयों ने उसे इस राह पर ढकेल दिया जिससे उसकी मानसिकता पूरी तरह से बदल गई? नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दरिंदे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिखने में मासूम और दयालु लगता था, लेकिन उसकी असली सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि उसके भीतर छुपा था एक बेरहम शिकारी जिसने दर्जनों मासूमों को दर्दनाक मौत दी। हैरानी की बात यह है कि सालों तक वह समाज में एक सभ्य इंसान की तरह घूमता रहा और किसी को उसकी खौफनाक हकीकत का अंदाजा तक नहीं हुआ। डीन कार्ल का जन्म 24 दिसंबर 1939 को अमेरिका के फोर्ट वेन, इंडियाना में हुआ था। अक्सर सीरियल किलर के केस में देखा जाता है कि वे खराब अतीत या बचपन की दुखों को चलते तरह तरह के मानसिक विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व में बदलाव का कारण बनता है। यह बदलाव कई तरह के हो सकते हैं, जैसे डीन के व्यक्तित्व में जो बदलाव आया उससे वो लड़कों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा और उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करता। उसका व्यवहार समाज के लिए सामान्य लगता था, लेकिन उसके दिमाग में एक गहरी और खतरनाक साजिश जन्म ले रही थी, और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसका परिवार। डीन कार्ल के माता पिता मैरी रॉबिन्सन और अर्नोल्ड एडविन कॉल के रिश्ते में शुरू से ही कड़वाहट थी। जन्म से ही कार्ल ने अपने घर में खुशियां नहीं देखी, बल्कि हमेशा अपने माता पिता को झगड़ते हुए पाया। यह तनाव भरा माहौल उसके मासूम दिमाग पर गहरा असर डाल रहा था और आखिरकार लगातार बढ़ते मतभेद और झगड़ों के चलते 1946 में उनका तलाक हो गया। यही पारिवारिक दरार आगे चलकर कार्ल के भीतर एक राक्षस को जन्म देने की वजह बनी। तलाक के बाद कार्ल की मां ने एक सेल्समैन से दोबारा शादी कर ली और कोरल का नया परिवार टेक्सास में बस गया, जहां उसके सौतेले पिता और माता ने मिलकर कैंडी का बिजनेस शुरू किया, जिसमें कार्ल भी काम करता था। समय बीता और डीन की मां ने फैसला किया कि वो अपने कैंडी के बिजनेस को और ऊंचाई पर ले जाएंगी, इसलिए उन्होंने उसका नाम कार्ल कैंडी कंपनी रख दिया। हालांकि पहले इस कंपनी का नाम पिकेन प्रिंस कंपनी था, जो दूसरी बार तलाक के बाद उसकी मां ने बदल दिया। फैक्ट्री के चलते डीन का धीरे धीरे बच्चों और किशोरों से संपर्क बनने लगा, क्योंकि वह उन लोगों को मुफ्त में कैंडी दे दिया करता था, जिससे बीतते वक्त के साथ उसकी पहचान कैंडी मैन के रूप में होने लगी। डीन बचपन से ही शांत स्वभाव का था, ज्यादा दोस्त नहीं बनाता था और अक्सर अकेले रहता था, लेकिन अपने फैक्ट्री में काम करने वाले युवा लड़कों के साथ समय बिताने के कारण पता नहीं कैसे उसके व्यक्तित्व में एक अजीब बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि वह किशोर लड़कों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था और उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करता। उसका व्यवहार समाज के लिए सामान्य लगता तो था, लेकिन उसके दिमाग में एक गहरी और खतरनाक साजिश जन्म ले रही थी, और इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसे बस एक साथी की जरूरत थी। साल 1960 के अंत तक उसके अंदर छुपे राक्षस के संकेत दिखने शुरू हो गए। वह सैडिस्टिक सेक्सुअल अर्ज का शिकार हो गया। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देकर आनंद उठाता है। जब 1967 में कैंडी फैक्ट्री बंद हो गई तो डीन ने टेक्सास में एक नया अपार्टमेंट लिया, जहां वह युवाओं के साथ पार्टी आयोजित करने लगा। वह नशे और शराब का इस्तेमाल कर उन लड़कों को अपने जाल में फंसाता और धीरे धीरे उनके साथ यौन शोषण जैसी हरकतें करने लगता। यह उसके अपराधों की शुरुआत थी, जो आने वाले सालों में अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक सीरियल किलिंग घटनाओं में बदलने वाली थी।
शुरुआत में उसने डेविड ब्रुक्स नाम के 12 साल के लड़के को महंगे तोहफों का लालच देकर उसका यौन शोषण किया और उससे बोला कि अगर वो और लड़कों को उसके पास लाएगा तो बदले में उसे $200 मिलेंगे। पैसे की लालच में ब्रुक्स ने उससे हाथ मिला लिया। घटना के कुछ महीने बाद उसने 2 लड़कों को अगवा करके उनका यौन शोषण किया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसमें एक लड़के का नाम जेफरी कैनन था जो मात्र 18 साल का युवा लड़का था। जब ब्रुक्स ने उन लड़कों के बारे में पूछा तो उसने बहाना बनाया और बोला कि उन्हें मैंने कैलिफोर्निया भेज दिया क्योंकि वे गे पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए थे, और यह कहते हुए उसने ब्रुक्स को कुछ पैसे दिए ताकि वो ज्यादा सवाल न करे। साल 1970 में एक दिन ब्रुक्स एल्मर वेन हेनले नाम के लड़के को लेकर आया। डीन ने उस लड़के को देखा और उसे मारने के बजाय सीरियल किलिंग का हिस्सा बना लिया। उसने हेनले को भी पोर्नोग्राफी ग्रुप के बारे में बताया और बोला कि बस तुम्हें लड़के ढूंढ कर लाने हैं, जिस पर हेनले तैयार हो गया और वही सब करने लगा। दोनों नशा देके 13 से 20 साल के लड़कों को कैद करके डीन के पास छोड़ आते, जहाँ डीन उनका यौन शोषण करके हत्या कर देता और उन लड़कों के पेरेंट्स के पास एक खत भेज देता जिसमें लिखा होता था कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मिलने आता रहूंगा। जिसके कारण पुलिस भी इन लापता लड़कों की खोजबीन करने से पीछे हट जाती थी। और इसी तरह 1970 से 1973 आते आते 3 सालों में डीन कार्ल ने 28 लड़कों का अपहरण करके यौन शोषण किया, उन्हें दर्द दी और बेरहमी से हत्या कर दी। मोस्टली वो अपने शिकारों को नशे की हालत में टॉर्चर करता और फिर बेरहमी से मार देता। अगस्त 1973 की एक रात हेनले अपने 2 साथियों टिम कैरली और एक लड़की रोंडा विलियम्स को साथ लेकर आया, जहां देर रात तक डीन और सबने खूब शराब पी, जिससे कैरले और वो लड़की नशे में चूर होकर सो गए। जब हेनली की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके दोनों साथियों के डीन ने बांधकर उन पर बंदूक तान रखी थी और बोल रहा था कि तुम यहाँ लड़की को लेकर क्यों आए, तुमने मेरी पूरी योजना बर्बाद कर दी। कुछ देर बाद हेनले को महसूस हुआ कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह और उसके दोस्त भी मारे जा सकते हैं। जब कार्ल हेनले से कहने लगा कि वह रोंडा को मारने के बाद टिम कैरले की हत्या करेगा तो हेनले ने एक बहाना बनाते हुए कार्ल को रोकने की कोशिश की। इसी बीच हेनले ने पास रखी पिस्तौल उठा ली और कार्ल पर तान दी। जब कार्ल ने हेनले को अपने ऊपर बंदूक तानते देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला कि दम है तो मारो मुझे, नहीं तो तुम्हें भी इनके साथ ही मार दूंगा। जिस पर हेनले ने बिना रुके कार्ल पर 6 गोलियां दाग दी, जिनमें 3 गोलियां सीने में, 1 कंधे में और 2 पीठ पर लगी। कार्ल ने अपना बचाव करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद हेनले ने खुद पुलिस को फोन किया और अपना अपराध कबूल कर लिया तथा पुलिस को बताया कि पिछले 3 सालों में कार्ल ने कम से कम 28 लड़कों की हत्या की थी और उसने तथा उसके दोस्त डेविड ब्रुक्स ने कार्ल की मदद की थी। हेनले ने पुलिस को उन जगहों पर ले जाकर भी दिखाया जहां शव दफनाए गए थे, जिससे अमेरिका के सबसे भयानक सीरियल किलिंग मामलों में से एक का खुलासा हुआ। पुलिस ने हेनले और ब्रुक्स दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ब्रुक्स ने खुद को कम दोषी बताया, लेकिन हेनले ने स्वीकार किया कि उसने कार्ल के लिए लड़कों को फंसाने में मदद की थी और कुछ हत्याओं में भी शामिल था। उसके दिए बयान और कत्ल की गंभीरता को देखते हुए हेनले को 6 बार आजीवन कारावास, जबकि ब्रुक्स को 1 बार आजीवन कारावास की सजा हुई। बात करें अभी की तो आज भी हेनले टेक्सास की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसने कई बार पैरोल के लिए अपील भी की, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया और वह आज भी जेल में है, शायद कभी बाहर नहीं आए। तो दोस्तों, यह थी उस दरिंदे की कहानी जिसे दुनिया कैंडी मैन के नाम से जानती है। डीन कार्ल, जिसने मासूमों को अपनी हवस और हैवानियत का शिकार बनाया, जिसने बरसों तक दूसरों की जिंदगी छीनी, वह आखिर अपने ही साथी के गोलियों से मारा गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या हेनले ने जो किया वह सही था? अगर हेनले ने पहले ही हिम्मत दिखाई होती तो क्या यह नरसंहार रोका जा सकता था, या वह खुद भी उतना ही दोषी था जितना कि कार्ल? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।